अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज की सबसे जिस पे ज़्यादा डिबेट हो रही है उस खबर पे वो दो खबरें सामने दिखाई दे रही हैं। एक ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नोटिस गया फैसल वावडा साहब के लिए, क्या वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, क्या उनकी मुश्किलात इससे बढ़ेंगी, क्योंकि दोहरी शहरियत के जो शहरी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस तमाम सिनेरियो के ऊपर प्रोग्राम में हम भी आज बात करेंगे। साथ ही साथ एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी बात हो रही है कि उनके ऊपर नैब जो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करप्शन केस है। एक अच्छी खबर यह है कि ब्लू इकोनॉमी मंसूबे के ऊपर जो है काम हो रहा है, होने जाएगा। पाकिस्तान और जापान की तरफ से बायलैटरल टाइज का ये आगाज़ है। 10 साल के वक्त एक अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए जो है टैक्स जो है उस पर काफ़ी छूट मिलेगी, टैक्स छूट होगी। ये तमाम इसमें जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देख रहे हैं वो साहिली और समंदरी वसाइल जो हैं, इससे इसमें मज़ीद इजाफा होगा। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं गेम चेंजर की, सी पैक की होती है, जहाँ पे सी पैक पे साथ ही साथ BRI या फिर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं सिल्क रोड की, तो ये तमाम जो एस्पेक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं इनको एज अ गेम चेंजर देखा जा सकता है। क्या ये हमारे लिए ब्लू इकॉनमी प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के लिए इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ मजीद बात करेंगे अपोजिशन और हुकूमत में जो तनाव है, अब तक ये तनाव ख़त्म ना हो सका। पिछले ईद पर भी जो है हम देख रहे थे कि अपोजिशन जमातें कह रही थी कि वो हुकूमत के खिलाफ APC बुलाएंगे, और इस बार फिर उन्होंने यही कहा है कि ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बेसिकली पहले कहा गया था ऐवान के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ये बजट की जो है बजट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है, उसमें वो APC बुलाएंगे। जिस तरह हमने ये देखा कि कुछ ही दिन पहले जो है जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें भी हुई। अपोजिशन जमातों में सबसे बड़ी दो जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है गठजोड़ बनाई हुई है। लेकिन इस गठजोड़ को देखते हुए फयाजुल चौहान साहब कहते हैं कि ये दोनों कभी भी एक और नेक नहीं हो सकते, क्योंकि जरदारी साहब कभी भी शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को जो है उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक हलवा पार्टी कॉन्फ्रेंस है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अदील अहमद, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सीनियर लीडर हैं, प्रेसिडेंट बिजनेस फोरम भी हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमाद पूनावाला ताजिर। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सबसे पहले अदील, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बात करेंगे हम ब्लू इकॉनमी प्रोजेक्ट के ऊपर। 10 साल की टैक्स छूट, और ये एक साहिली और समंदरी वसाइल के लिए एक बहुत बड़ी जो है एक प्रोडक्टिविटी है सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, पाकिस्तान जो है वो ब्लेस्ड कंट्री है। वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं इस मुल्क को, नवाज़िशात हैं इस मुल्क पे। उसमें जो है वो एक ब्लू इकानमी या जो हमारी साहिली कोस्टल बेल्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा हम पर जो है वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा वो उसका अर्निंग का जो है वो बन सकता है। लेकिन जितना बड़ा जितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है, उतना हमने इसको अवेल नहीं किया और इसको निगलेक्ट किया है ओवर द ईयर्स। और अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, जहाँ दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है, जहाँ दूसरे सेक्टर्स में प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ ब्लू इकानमी पर भी जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं अली ज़ैदी साहब, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इंशाअल्लाह जब इस पे काम शुरू होगा तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, इकानमी को भी इससे फ़ायदा होगा, जॉब्स क्रिएशन भी होंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आप क्या कहेंगे एक बिजनेस लीडर होने के एस्पेक्ट से, और अपोजिशन जमात दोनों की तरफ से आप अलग स्टांस पेश कीजिएगा? ये एक ऐसा एरिया है जो अनटैप्ड है, जो अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ पार्टीज आई, उन्होंने बातें ज़रूर की मगर इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं आपको बताऊँ, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि बांग्लादेश और इंडिया तकरीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर उनकी इनकम जो है वो इससे हो रही है। और हम इतने ब्लेस हैं कि 1000 किलोमीटर हमारी कोस्टल लेन है, बहुत बड़ा ये होता है 1000, हम इतने ब्लेस हैं। और फिर आप सिर्फ पाकिस्तान को नहीं गिने, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई पोर्ट नहीं है। आपको मालूम है कि वो तमाम चीज़ों के लिए हमारे पोर्ट्स के ऊपर और हमारी सी लाइन जो है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो है
اس میں ہمیں کچھ ایسے کنٹریز کی ضرورت ہے جنہوں نے بلو اکانومی کے اندر جو ماسٹر سمجھے جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایران ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں کی زیادہ تر معیشت جو ہے وہ بلو اکانومی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اب دبئی کی آپ مثال لے لیں، دبئی میں انہوں نے اپنے واٹرز کو اتنا زیادہ وہ کیا ہے کہ پورا بنا کے اور ڈیولپ کر کے اور بیچ دیا، اور لوگوں کو، کیونکہ ٹورزم بھی اس کے اندر آتا ہے. اب گوادر پورٹ جو ہے، واٹ از گوادر پورٹ، یہ ہم اپنی بلو اکانومی کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور چائنا اس کے اندر تمام حصہ لے رہا ہے. تو دبئی ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، جاپان ہو گیا، اگر ان لوگوں سے ہم مشورے. تو یعنی بیگ صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ بلو اکانومی میں ابھی مزید اور بھی اپرچونٹیز نکال سکتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ ایک طرف تو سی پیک اور کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس جڑے ہوئے ہیں، جس طرح او بی او آر کی بات کرتے ہیں، سلک روڈ کی مکمل بات کرتے ہیں، تو یعنی بلو اکانومی میں ابھی مزید اور بھی پوٹینشیل ہے، لیکن اس پر کام نہیں ہوا. امپلائمنٹ ہم اپنے یوتھس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر، مگر اس کے لیے دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں الوینا. ہمیں اس کے اندر ایف ڈی آئی کی ضرورت پڑے گی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں اٹریکٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی پڑے گی. لوگ جب آئیں تو ان کے لیے آسانی ہو، مطلب کہ وہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹس اپنے شروع کر سکیں. تمام دیکھیے اس وقت ہمارے بیگ صاحب ایف ڈی آئی جنریٹ کرنے کے لیے سب سے کوئک اور جو پروڈکٹیو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا؟ کس طریقے سے جو ہے ہم ایف ڈی آئی کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی ریسورسز کو مد نظر دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے اچھے پروجیکٹس ہوں، ان کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہو، ون ونڈو ہوں، ہم جائیں روڈ شو کریں باہر مختلف. دیکھیے اس سے پہلے ہم نے جب بھی اپنے بانڈز وغیرہ لانچ کیے ہیں اوور سبسکرائب ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمیں 1 بلین چاہیے تھا، لوگوں نے 8 بلین ہمارے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ جی بانڈ میں ہم انویسٹمنٹ کریں. اگر اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں پورے، دیکھیے پاکستان کی ایک چیز بہت اچھی ہے کہ ہماری ایلڈ جو ہے وہ چاہے کوئی بھی انویسٹرس آتا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، نہ صرف ریجن میں بلکہ پوری دنیا کے اندر. اب دیکھیے یہ جتنے بھی پرائیویٹ آئی پی پیز لگے ہیں، کیا ہوا، کتنی اچھی ایلڈ وہ یہاں پہ کما رہے ہیں. اس طرح دوسری جگہوں پہ انویسٹرس کیا ہوتا ہے، وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس ملک میں جا کے مجھے اچھا پروفٹس مل رہا ہے. اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہو گئی ہے کہ جو گلف کنٹریز جو بہت اٹریکٹیو جگہ سمجھے جاتے تھے، جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آ کے انویسٹ کرتے تھے، اب وہ لوگ وہاں سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. دے آر لوکنگ فار سم ادر پلیسز جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر سکے، اور پاکستان اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. میرے خیال سے اچھے روڈ شوز کریں، ہماری اچھی کوسٹل لائن ہے، لوگوں کو بلائیں، دکھائیں، اس کے اندر انفراسٹرکچر سے اس کے اوپر ڈیولپ کریں، تو میرے خیال سے ہم بھی اگر 6-8 نہیں تو کم سے 2-4 بلین ڈالر ہم بلو اکانومی سے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حماد پوناوالا، آپ اس تمام تر پروجیکٹ کے حوالے سے کیا اپنا انالیسس دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تھینک یو سو مچ پروگرام میں بلانے کے لیے. اور جتنے بھی پروجیکٹ ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور شروع میں بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کے بعد جس طریقے سے امپلیمنٹ کرواتے ہیں ہمارے لوگ، اس میں ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں مایوسی ہوتی ہے. ایکسپیکٹیشن اس میں بھی ہائی ہے. اگر آپ بات کریں گوادر کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اور بھی بہت ساری امپرومنٹ ہو سکتی ہے، جیسے بھی انہوں نے کہا کہ بلو اکنامی میں. تو اس میں یہ تو پرٹیکولرلی ہمارا اب جاپان کے ساتھ ٹائی ہے نا، اب جاپان کے ساتھ ایک بائلیٹرل ٹائی دیکھنا، اور اتنے سالوں میں جاپان واز اگنورڈ فرام پاکستان فارن منسٹری، تو اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ایک طرف ہمارا سی پیک، او بی او آر، دوسری طرف ہمارا جاپان کے ساتھ یہ دوسرا بائلیٹرل ٹائی، پھر آپ کیا پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایکسپیکٹیشن تو ہمیشہ ہی ہائی رہتی ہے. میں اگر بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں، ہماری ایکسپیکٹیشن ہمیشہ ہائی ہوتی ہے. لیٹس سی کہ کیا کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ ہمیں جو لوکل ہمیں جو ایشوز آ رہے ہیں، ڈومیسٹک ایشوز آ رہے ہیں، اس کو ہمیں سالو کرنا ہے. اور اگر وہ اچھے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوکل چیزیں جو اچھی ہو جاتی ہیں، میں آپ لوگوں کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ انفارچونیٹلی واپس سے جو ہے وہ پرچیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، ہمیں ایک نئے ڈومیسٹک ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آج بھی ایک کیس آیا ہمارے پاس. تو یہ چیزیں اگر واپس ہوگی، ہمیں ایک اپنا اچھا پرسیپشن دینا ہے، جو اندر انٹرنل ایشوز ہیں وہ ختم ہوں. کیا حماد پوناوالا صاحب یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم جس طرح ایم کیو ایم پاکستان ری برانڈ ہوئی، اب دوبارہ ایک ری برانڈنگ ہو رہی ہے جو کہ وہی پرانے ایکسٹورشن والے کام میں ملوث ہے، یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا آپ کہتے ہیں ہاتھ ہے؟ دیکھیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز ماضی میں انوالو رہی ہیں، ہم کھل کے نام بھی لیتے رہے ہیں، سب چیزیں کہتے رہے ہیں. اب اسی کو اگر آپ چینج کر کے لے کر آ جائیں گے، آپ نے کپڑے اگر الگ رنگ کے پہن لیے تو آپ چینج تو نہیں ہو جائیں گے. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے ماضی میں یہ کس چیزوں میں انوالو رہے ہیں، کون کون پارٹیز رہی ہیں، یہ سب ہمیں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں جو اچھا پرسیپشن دینا ہے پاکستان کا، کراچی کا، وہ اس سے لوگ جو ہیں ہمارے پاس آئیں گے، انویسٹرز بھی آئیں گے، اور ہمارے ایک اچھا پرسیپشن جائے گا تو بہتر ہے ہمارے لیے.
لیے. ٹھیک ہے عدیل، جس طرح آپ نے دیکھا ہم بات کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے پاس پرچیاں بھی آ رہی ہیں اور جو ایکسٹورشن کے کیسز ہمارے سامنے جے آئی ٹی تو آ گئی، جے آئی ٹی کے اوپر سب نے بات بھی کی اور ایکسٹورشن میں 20 کروڑ روپے مانگنا، اتنا بڑا بھتہ، اب دوبارہ سے کیا وہی ٹرینڈ سٹارٹ ہو جائے گا جس کے اوپر اتنے سارے آپریشنز کر کے پیس کو مینٹین کیا گیا؟ کیا آپ کی حکومت نہیں کیپیبل نہیں اس وقت نہیں ہو رہی، آپ کو لگ رہا کہ تمام تر ایشوز کو ٹیکل کرے؟ دیکھیں واپس تو ریورس کسی صورت میں ہی ہوگا، اور جو ہم نے ایک پیس اٹین کیا ہے سالوں کی محنت کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد، جس میں سویلینز کی بھی جانوں کی قربانیاں ہیں، جس میں فوج کی بھی ہیں، پولیس کی بھی ہیں، پیرا ملٹری فورسز کی ہیں، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور چل رہا ہے. کامبنگ آپریشنز بھی ہوتے ہیں. کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک جگہ کامبنگ آپریشنز ہو رہے تھے اور سلیپر سیلز بھی پکڑے جا رہے ہیں کراچی میں. تو یہ اسی لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں نا، دیکھیں سلیپر سیلز جو ہے لیاری کی طرف پکڑے گئے ہیں اور اس میں مزید بہت سارے سلیپر سیلز کی جو ہے ان کو دکھایا گیا ہے، اس پر بات کی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ را کی جو انوالومنٹ ہے وہ بھی سامنے آبویس ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ را کی انوالومنٹ تو شروع سے ہے، اور اس لیکن آپریشن ضربیات اور تمام تر آپریشنز کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیس جو ہے مینٹین ہوا. کراچی سے ایکسٹورشن والی جو کہانی ہے وہ ختم ہوئی ہے، کھالوں والی کہانی چھیننے والی ختم ہوئی، اسٹریٹ کرائمز میں کمی آئی. بالکل ایسا ہی ہے. بڑی محنت کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے یہ امن کراچی کا آیا، بلکہ پورے ملک میں آیا امن. اور جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سلیپر سیلز پکڑے جا رہے ہیں اور آپریشنز بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اہم رول ہے وہ ہماری پولیس فورس کا ہے. اور یہ چونکہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں پولیس فورس، جس طرح سے ہم نے ریسنٹ ایک اٹیک دیکھا اس پہ اسٹاک ایکسچینج پہ، اس میں پولیس کی بڑی زبردست انہوں نے جو رسپونڈ کیا، تو وہ جو اے ڈی خواجہ کے وقت میں جو میرٹ کے اوپر انہوں نے پولیس میں بھرتیاں کی اور جو ٹریننگ پولیس کی ہوئی، تو اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا کہ وہ بڑا انہوں نے اچھا رسپانس اس پہ کیا. تو پولیس کی جو کیپیبلٹی ہے، ان کی جو وہ ہے، وہ ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے، اور آبویسلی انٹیلیجنس کا بھی اس میں رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، انسیڈنٹس ہوتے ہیں. کل بھی میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک سنیچنگ کا ہوا، گولی ماری ایک ہمارے کرسچن کمیونٹی کے تھے، ان کی ڈیتھ بھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ عدیل ٹھیک ہے عدیل لوکنگ ایٹ دس پرٹیکولر سٹانس، اپوزیشن جماعت کی طرف سے بھی یہی سٹانس آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اندرونی اور داخلی جو ہے خطرات ہیں. اگر یہ مزید ان کی اور حکومت چلی تو اسی لیے ہم آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں. پہلے بجٹ کا کہا گیا تھا اور اب کہا گیا کہ اندرونی اور جو باہر سے بھی جو ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہمیں ہیں، یہ کس طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ کیا یہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف اپوزیشن جماعتیں بات کر رہی ہیں، انٹرنل تھریٹ اکانومی کی بات کر رہی ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب آئی تھی تو اس وقت جو اکنامک حالات تھے اور جو ملکی حالات تھے، 2 سال گزرنے کے بعد الحمدللہ کافی چیزوں میں بہت بہتری آئی ہے، اور ہر دن کے ساتھ، ہر نئے دن کے ساتھ جو ہے وہ مزید بہتری آ رہی ہے. اپوزیشن کا جو آل پارٹیز کا ہے یا وہ جن تھریٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اپوزیشن کو صرف اپنی تھریٹ ہے. ان کو جو تھریٹ ہے وہ ان کے کیسز کی ہے، ان کو جو تھریٹ ہے عید کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، کیا سمجھتے ہیں آپ کتنی پروڈکٹیو ثابت ہوگی اپوزیشن جماعتوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح سے پہلے کی ان کی فلاپ ہوئی ہیں ساری کوششیں، 5 سال پچھلے ٹینیور میں کے پی کے میں جس طرح ان کی ساری کاوشیں اور کوششیں فلاپ ہوئی ہیں، اس طرح سے ابھی بھی یہ فلاپ ہوں گی. اور میرے خیال سے گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ، وہ چیلنجنگ سچویشن سے نکل آئی ہے، اور اب ہم جو ہے وہ روز بروز بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. اشتاق بیگ صاحب، آل پارٹیز کانفرنس کا کہا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بھی کہنا ہے دونوں جماعتوں کا کہ ہم مزید اور اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں گے. دیکھیے کافی حد تک جو ہے تمام جماعتیں اس وقت ایک متفق ہیں ایک چیز کے اوپر. اکانومی کی اس وقت جو سچویشن جاری ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. 2 سالوں میں الوینا ہم -4 کے اوپر آ گئے ہیں. 2018 میں ہماری جی ڈی پی جو تھی 5.8% تھی، جو کہ ایک اچھی جی ڈی پی تصور کی جاتی تھی. پہلے سال میں ہم 1.9 کے اوپر آئے اور ڈال دیا ملبہ کہ جناب حالات
जो थे वो नून ने ख़राब किए हैं। दूसरी बार क्या हुआ 0.4, यानी कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी हमने माइनस में जीडीपी नहीं की है। और अब सबसे बड़ी परेशानी जो तमाम अपोजिशन की है वो ये है कि हम किस तरीके से मुल्क को आगे लेके जाएंगे इन हालात के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, अभी आपने एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स का जिक्र किया है। देखिए, एक्सटर्नल थ्रेट कुछ नहीं है। आजकल किसी मुल्क को नुकसान पहुँचाना है, आप वहाँ पे टैंक पे बैठ के नहीं आते, मजाइल नहीं चलाते, बल्कि उसकी इकोनॉमी को आप खराब कर दीजिए और मुल्क लेकिन इन स्लीपर सेल्स की कनेक्शन और फिर कॉन्स्पिरेसीज और फिर देखिए, इंडिया तो कब का है यहाँ पे, मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को, मेरे दोस्त भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, एडमिट करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनकी हुकूमत के दौर में कराची में इतने हालात ख़राब थे। आप तो एक वाक़या बतला रही हैं कि हमें भी ये कहा गया था कि अगर इतने पैसे नहीं गए तो आपकी फैक्ट्री को आग लगा दी जाएगी। एक दिन आई भी नहीं बुला के हमें ये कहा कि जी आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमें कुछ इस तरह की इतलात मिली है कि आपको भी अगवा कर लिया जाएगा। कराची के अंदर जो हालात रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत बुरा हाल हो गया था। अच्छा, ये वो वक्त था अलवीना जब $8 बिलियन पाकिस्तान से, कराची से सिर्फ ट्रांसफ़र हो गए थे। हर बिजनेसमैन ने अपनी फैमिली को दुबई के अंदर ले जाके रख दिया था, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि कौन लियारी वाला उठा के ले जाएगा या कौन MQM लंदन वाला उठा के ले जाएगा। मगर अब क्या हो रहा है कि हालात, और अफसोस सिर्फ एक चीज़ का है, वो ये है कि जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, जिसमें ये लंदन वालों ने एडमिट किया कि हमारे रॉ के साथ ताल्लुकात थे और हम उनसे पैसे लेते थे, सब कुछ करते थे। इसके बाद क्या हुआ, क्या वही पार्टी जो थी, मतलब वहाँ पे जब मुशर्रफ साहब यहाँ पे थे तो उनके साथ वो नहीं थी, क्या उन्हें ये मालूम नहीं था तमाम चीज़? तो मेरे ख्याल से हम अपने मुल्क के साथ बहुत दुश्मनी कर रहे हैं और अब दोबारा हालात ख़राब हो रहे हैं। जिस दिन ये इनका फैसला आया था, ये जो कत्ल हुआ था डॉक्टर फारूक साहब का, उसी दिन आपने देखा होगा कि इंटीरियर सिंध के अंदर भी एक आध छोटा मोटा बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें भी खबरें आई थी कि यूके के लोग हैं। मेरे ख्याल से हुकूमत को इस पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए और पुलिस बेचारी, हमारे पास उनके इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इन चीज़ को कर्टेल कर लें। मेरे ख्याल से रेंजर्स को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, हमाद पूनावाला साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? अपोजिशन जमातें क्या वाकई कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगी हुकूमत के खिलाफ जो उनके दावे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। जो इन्होंने कहा कि ऑपरेशन जो चालू हुआ वो इनकी हुकूमत में हुआ, उससे पहले जो हाल था हमारा वो तो सबको ही पता है कि किस तरीके से हम जो है बेहाल थे। रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता था। लेकिन क्रेडिट जाता है इनकी हुकूमत को जिस तरह इन्होंने ऑपरेशन करवाया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि इसको मेंटेन करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्नैचिंग भी बढ़ चुकी है, हालात भी ख़राब हो चुके हैं। उस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट जो है उस तरीके से स्टेप्स नहीं ले पा रही। स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वो भी नज़र नहीं आ रहे। और सिंध गवर्नमेंट तो आपके सामने फेलियर हर चीज़ में नज़र आता है। बारिश होती है तो प्रॉब्लम नज़र आता है, हर चीज़ में फेलियर नज़र आता है। और KMC का निज़ाम भी आपको पता है कि क्या किया इन्होंने। बाकी अगर कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है तो ये इनका एक अपना इनका पॉलिटिकल इशू है, और जब भी पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जाता है तो या तो अपोजिशन जो है वो उसको डिस्टेबलाइज करती है या फिर जो है बाहर से। अपोजिशन जमातों का कहना ये है कि हम इसलिए कर रहे हैं ये ताकि अवाम को फ़ायदा हो। क्या ये अवाम को फ़ायदा होगा एक इस वक्त हुकूमत जो है उसको हटा के दूसरी हुकूमत लाना? देखिए, आवाम तो उस वक्त बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, बिजनेस कम्युनिटी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती किसी किस्म की भी ये सब चीज़ें। अभी पहले ही आप कवर से उठ के आओ, मैं समझता हूँ अगर आप सिंसेयर हो पाकिस्तान से तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये राइट टाइम है ये सब करने। ये राइट टाइम नहीं है इस वक्त। हमें मुसरत न्याजी साहिबा ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत न्याजी साहिबा, आप हमें सुन सकती हैं? जी, बात करते हैं मुसरत न्याजी साहिबा से इस सिचुएशन के ऊपर कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका क्या कहना है? आप लोग, क्या आपको लगता है कि दुरुस्त वक्त पर आप लोग ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना, देखिए, ये अपोजिशन का राइट है कि जब गवर्नमेंट अपनी सही सिमत में नहीं होती तो वो उसको बिल्कुल रियलाइज करवाए आवाम के लिए। जो है ना, अगर अपोजिशन के लोग आए तो वो भी वोट लेकर ही आए और वो भी चाहते हैं कि उनके अपने हलकों में अपनी आवाम के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए बेहतरी आए। और अगर ये देखा जाए कि ये APC क्यों बुला रही है अपोजिशन वाले, तो क्या 126 दिन का धरना PTI भूल गई है? उस वक्त मुल्क क्या तरक्की की राह पर नहीं जा रहा था जब कोई दूसरी अपोजिशन के लोग PTI की गवर्नमेंट के उसके ये मुसरत साहिबा ये बजट के खिलाफ प्रोटेस्ट इसको समझें या फिर इसको प्रोटेस्ट ये समझें कि हुकूमत जो है ठीक से हुकूमत नहीं चला पा रही? ये बेसिकली क्या इसका एजेंडा होगा?
देखें अलवीना, मसला ये है मेरी बहन कि अगर हुकूमत सही सिमत में जा रही होती तो यकीनन आवाम भी कहती कि जी अपोजिशन के लोग गलत है। अगर सही सिमत में होती तो कोई एक काम इन्होंने इन 2 साल के अंदर जो ना, इन 2 साल के अंदर कोई एक काम ऐसा मुझे इनका आप ही प्लीज गिनवा दें या इनके कोई ठीक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन दोहरी शरीयत के हवाले से फैसल वावडा साहब जो हैं क्या वो खतरे में दिखाई देते हैं आपको? मैं तो समझती हूँ इनकी पूरी की पूरी काबीना बशमूल वज़ीर आज़म साहब के खतरे में है, क्योंकि इनके देखिए मुशीर जितने भी हैं वो, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह रहे हैं चाहे कोई भी हो वो डुअल नेशनैलिटी वाला नहीं चल सकता। देखिए मुझे एक बात बताएं, क्या इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं जुल्फी बुखारी, क्या उन्हें नहीं इल्म है कि वो ड्यूल नेशनल हैं और फिर भी वो हुकूमत के मजे ले रहे हैं? ऐसा नहीं, इनके पास बेतहाशा मौजूद है। ठीक है अदील, आप क्या कहेंगे, क्या ये फैसल वावडा साहब के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन आना और जिसके ऊपर क्लैरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो भी क्लियर है? देखिए फैसल वाडा साहब को अगर कोई नोटिस गया है तो वो उसको बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे और अगर वो उसमें गलती पर हों तो अपना जवाब भी देंगे और जो उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला किया जाए वो उसके पाबंद भी होंगे। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि आज वो लोग भी डुअल नेशनैलिटीज़ पे बात कर रहे हैं कि जो अकामे नाई के, चपड़ासी के और उनके जो है वो अकामे रखे हुए थे और हुकूमत के मज़े ले रहे थे, बाकायदा तनख्वाहें ले रहे थे बाहर के कंपनी से। देखें आइन में और कानून में वाज़े तौर पर है, ये मौजूद है कि जो SAPMs हैं और जो एडवाइज़र्स हैं वो डुअल नेशनल हो सकते हैं जी। और जुल्फी बुखारी साहब का ये केस पहले ही इन अपोजिशन में से कोई मौसूफ साहब लेके गए थे अदालत में, अदालत की तरफ से वो उनका फैसला भी उनके हक में आ चुका है। ठीक वो है, अपना काम जारी रख अदील यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अदील यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक, पॉइंट्स स्कोरिंग के अदील शॉर्ट ब्रेक लेना है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन है क्या वो तकलीफ में डाल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को या नहीं, इस पर आप बात कर रहे थे। आप बता रहे थे अदील कि वो उनका एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर उनके पास नोटिफिकेशन गया है तो वो उनका फैसल वाडा साहब के पास नोटिस गया है तो वो उसका जवाब भी देंगे, कंटेस्ट भी करेंगे और अगर वो ठीक नहीं है तो उनको उसका फेस करना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन जिस तरह अपोजिशन जमातें आपके डिफरेंट मेंबर्स को जो है वो मेंशन करती हैं नाम के साथ कि इनके पास भी डुअल नेशनैलिटी है, इनके पास भी है, तो फिर क्या ये खतरा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए? देखें जो इलेक्टेड, जो कानून में है कि इलेक्टेड जो है जो SAPMs और एडवाइज़र हैं तो कानून में उनको इजाज़त है। अच्छा। और ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जो जिक्र करते थे या जो बात करते थे कि पाकिस्तानी बड़े प्रोफेशनल लोग बाहर बैठे हुए हैं कि जो पाकिस्तान में आके हमारी मदद कर सकते हैं पाकिस्तान को ठीक करने में। तो इस तरह के जो लोग आए और पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, जिस तरह से IT की तानिया साहिबा कर रही हैं सर्व, जिस तरह सानिया निश्तर साहिबा कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से बजाय तनकीद करने के हमें इनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना वक्त निकाल के और आप पाकिस्तान को आके सर्व कर रहे हैं। तो So you don't see it, you particularly don't see it as a problem for Pakistan Tehreek Insaf? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब। अनफॉर्चुनेट ये है कि जो भी पाकिस्तान में कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उस पर सब जो तनकीद होती है, तीर के जो ये इस पे मैं रिबटल लूंगी। मैं मुसरत साहिबा से फिर मैं इश्ताक बेग साहब से भी जानूंगी कि वो उनका क्या स्टांस है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो आसिफ जरदारी साहब के पास जो है वो और बिलावल साहब, बिलावल साहब के पास भी अकामा है। आसिफ जरदारी साहब के दुबई में किसी बार्बर शॉप का अकामा है। तो इस तरह ख्वाजा आसिफ के पास अकामे हैं, उनके पास एहसन इकबाल के पास है। पूरी इनकी और इनके अकामों का मकसद क्या है उसको डिग आउट करें तो पता चलेगा इन्होंने अकामे क्यों रखे हैं। ठीक है, मुसरत नाज़ी साहिबा, अदील साहब कह रहे हैं कि इस तरह अगर हम देखें तो आला क़यादत चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, सबके पास नहीं, मेजॉरिटी बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके पास डुअल नेशनैलिटी है। तो इस तरह अगर प्रॉब्लम में आएंगे तो सब आएंगे, अदरवाइज एडवाइजर्स को जो है एज पर दी लॉ अलाउ किया गया है कि अगर डुअल नेशनैलिटी है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट होके आना, वोट से इलेक्ट होके आना, सेनेटर्स, MNAs, MPs, उनके लिए पर्टिकुलरली है ये।
मेरे भाई फरमा रहे हैं कि जी हमारी क़यादत के पास भी नेशनैलिटी है कुछ इस किस्म की, या उनके पास अकामे हैं, तो गवर्नमेंट आपकी है, आप शुरू हो जाएं। पहले भी नैब आपका दोस्त है, आपका साथी है, इसीलिए रखा हुआ है आपने नैब को, और नैब आपकी घर की लौंडी है, आप उसको क्या शुरू करवा आप लोगों ने दीजिए। भी घर की लौंडी बनाया था नैब को? नहीं, हमने लौंडी नहीं बनाया था, जिन्होंने बनाया वो सबको नजर आ रहा है कि उनका काम ही सिर्फ यही है कि अपोजिशन के लोगों को अंडर प्रेशर करना, और जब नहीं, आपने इतना under सख्त pressure ना हो अल्फाज, तो फिर आपने हमें इतना किसी सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इसीलिए मैंने आपसे दोबारा रिबाटल में जाने के लिए ये कोशिश की कि क्या वाकई आप लोगों ने इस तरह एज अ टूल यूज किया है? अगर हमने अलवीना हमने ऐसा किया होता तो यकीनन कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रहा है वतीरा, कभी ये नहीं रहा कि हम अपोजिशन के लोगों को प्रेशराइज करें या कोई केसेस बनाए। लेकिन तो मुसरत ये साहिबा, काम पाकिस्तान करना- मुस्लिम लीग जी। नून की क़यादत के ऊपर क्या आप लोगों ने नैब रेफरेंसेस दायर नहीं किए? ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये जो देखिए, पुराने अगर- केसेस हैं, नहीं, किसकी हुकूमत से देखिए, चल रहे हैं? पुराने केसेस, देखिए पुराने केसेस अगर है ना, वो तो पाकिस्तान पुराने मुस्लिम लीग cases नून में- की क़यादत के ऊपर कब केसेस हुए? आप मुझे देखिए, साल बता अगर दीजिए, cases- तारीख। देखिए प्लीज अगर केसेस हुए हैं ना तो नवाज शरीफ साहब पे हुए हैं या हम लोगों पर हुए हैं, तो इस तरह नहीं कि नैब जो है ना ईद के दिनों में उनको उठा के लेके जा रही है और 6-6 महीने रखने के बाद अभी आप देखिए खुर्शीद शाह साहब 10 महीने से हैं, तो 10 महीने में वो उस पर कुछ साबित नहीं हुआ। अब मुझे मेरे को चेयरमैन मुसरत साहिबा, क्या ऐसा, क्या ये दुरुस्त है? मुस्लिम लीग नून ने भी नैब को इस्तेमाल किया आपके खिलाफ और आपने भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं इस्तेमाल जनाब, किया? हमारा कोई एक केस ऐसा दिखा दें कि हमने कभी मुस्लिम लीग नून पे ये जो या सारे किसी भी रेफरेंसेस अपने दायर हुए, कब दायर हुए? नहीं, कभी भी हमने अपने मुखालफिन को इस तरह की हरकत नहीं की है। बिल्कुल मुस्लिम लीग ने हम लोगों पर बहुत ज्यादा केसेस बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब अगर हमारे जितनी भी मेरी क़यादत है उनको इन्होंने भी पूरी भरपूर तरीके से यहीं से कनेक्ट करेंगे लॉकडाउन करने मुसरत, के लिए। यहीं से मैं आपसे जी। बात करूंगी। इश्ताक बेग साहब, मुसरत न्याजी साहिबा कह रही हैं कि आप लोगों ने बेशुमार केसेस किए लेकिन इन्होंने आपके ऊपर कोई केसेस नहीं किया, लेकिन ये रेफरेंसेस की डेट्स जो मौजूद हैं, जो कि कभी दोबारा से सामने आ रहे हैं या फिर हम जिनको देख रहे हैं, जिनकी प्रोसीडिंग्स हो रही है, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में ही आपकी लीडरशिप के ऊपर किए गए हैं। इससे पहले कि मैं नैब की तरफ आऊँ, थोड़ा सा अभी जो इससे पहले आपने मेरे भाई से क्वेश्चंस किया था, जी, देखिए बड़ा अफसोस Dual की बात है nationality। कि 7 मेंबर्स जो थे इमरान साहब की कैबिनेट के, वो क्या हैं, आइदर दे आर ड्यूल नेशनल्स और दे आर हैविंग ए परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ सम जी, कंट्री। बट इश्ताक बेग साहब, एज अदील सेड के एडवाइजर्स में कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। जी, हो ये रहा है कि यही जब कैबिनेट में आप बैठते हैं तो आप वोट देते हैं, और देखिए अलमीना, मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं, 2 wrongs डोंट मेक 1 right। ओके। इन लोगों की कोई लॉयल्टी हमारे मुल्क के साथ नहीं है। शौकत अजीज़ साहब को लाया गया, जिस दिन उनकी टर्म ख़त्म हुई अपना ब्रीफ केस वो हाथ में लेके गए, आज तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। एक मुइन कुरैशी साहब थे जिनको इंपोर्ट किया गया था बाहर से, उनकी जब डेथ हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे अमेरिका में दफना दीजिए, मुझे पाकिस्तान लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहना कि जो ड्यूल नेशनल्स हैं उनके यहाँ पर मुल्क की खिदमत करने आए हैं, वो मुल्क की खिदमत करने नहीं आते, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनके लिए वो यहाँ पे आते हैं। मेरे ख्याल से सबसे इश्ताक बेग साहब, जी हाँ। कुछ पर्टिकुलरली लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि बाहर से खुद को ग्रो करके खुद ग्रो होते हैं, डेवलप बहुत करते अच्छी हैं, चीज़ है, फिर आगे grow करना, पाकिस्तान आना, को मुल्क की पेट्रियाटिज्म खिदमत की वजह से करना, सर्व करते हैं। अपना वो पासपोर्ट लोग भी तो मौजूद है ना। सरेंडर कर दीजिए, आ जाइए, हमें पता लगेगा कि माशाल्लाह मुल्क में कितनी, अब आ जाइए। देखिए इमरान खान साहब ने 1 से ज़्यादा बार इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है, आप जरा देख लीजिए, 1 से ज़्यादा बार, 6-7 बार वेरी क्लियर वर्ड्स ही सेड कि इन लोगों की कोई जगह नहीं है। तो क्या उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनके साथ जो लोग बैठे हैं, फैसल वाडा जैसे लोग बैठे हैं, IB जो होती है एक मिनट की खबर देती है कितने लोग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल से वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कोई जजमेंट वगैरह है उनकी, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि जो ड्यूल नेशनल्स, हम ये नहीं कह सकते कि ड्यूल नेशनल्स अगर वो MNA हैं तो खराब हैं, जी, और अगर वो disqualify एडवाइजर करें। हैं तो मेरे ख्याल से ये है। नहीं तो फिर इश्ताक बेग साहब, इसमें Yeah. फिर क्लैरिटी होनी चाहिए ना। ये सिर्फ नहीं कहना चाहिए कि ड्वेल नेशनैलिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, फिर क्लैरिटी अवाम के सामने होनी चाहिए कि एडवाइजर्स की सूरत में अगेंस्ट द लॉ नहीं है मामला, लेकिन अगर इलेक्ट होके मेंबर सामने आता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम है। क्या इसकी क्लैरिटी की ज़रूरत है, या आप कहते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक स्टांस था जो कि उन्होंने गलत पेश देखिए, किया? अगर उन्होंने स्टैंड इस पे लिया था, वेरी क्लियर वर्ड्स लिया था, तो फिर इसके अंदर हम इसमें नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहना चाहिए कि नहीं जी, देखिए आप ज़्यादा उन लोगों को अकोमोडेट करें अपनी कैबिनेट में जो इलेक्ट होके आए, चाहे वो सेनेटर्स हैं, चाहे ये हैं, ये बाहर के लोग आए हैं। अब नदीम बाबर साहब हैं, उनका बिजनेस है,
अरबपति लोग लेकिन हैं, अगर यहाँ बाहर पे से आए हुए एक्सपोजर हैं। लेकर वो आते हैं और फिर यहाँ पे सर्व करते हैं, क्या इसमें कोई सर, प्रॉब्लम है? पार्टी के अंदर यहाँ पे कोई एक्सपोजर्स नहीं है लोगों के पास, इनके पास कोई लोग नहीं है। पाकिस्तान माशाल्लाह हमारा भरा हुआ है, मतलब टैलेंटेड लोगों से, उनको मौका मिलना चाहिए। एनी हाउ मैं स्टिल ये बिलीव करता हूँ कि इन लोगों की कोई सिंपैथी, कोई लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ठीक और है। आप देखेंगे कि जब हुकूमत खत्म होगी ये ब्रीफ केस लेके उठा के जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। मैं आगे बढ़ूंगी हमाद की जानिब, लेकिन इश्तियाक बेग साहब ये इसका जवाब दे दीजिए कि जिस तरह हम आपकी आला क़यादत को देखते हैं, सबके ऊपर जो है अकामा का जो है एक्यूजेशन या एलिगेशन दिखाई देता है। देखिए मैं दो जगह, मेरी अपनी पर्सनल ये है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। देखिए अकामा आधा कराची जो था जब एमक्यूएम के हालात ख़राब थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी रखा हुआ था, फैमिली को हम लोगों ने दुबई में भेजा हुआ था और हम आते जाते रहते थे। आधे लोगों ने, हालात उस वक्त इतने ख़राब थे कि हमें ये नहीं मालूम था कि कराची जो है वो क्या होगा, किस तरह चलेगा, क्योंकि लोगों की रोज़ाना शाम के अंदर आवाज़ आती थी कि आज 150 बैग मिले हैं, आज इतनी बोरियां मिली हैं। ये हालात थे, तो लोगों ने, कुछ लोगों ने ले रखे थे। किसी जगह का रेसिडेंस लेना कोई प्रॉब्लम, अब आपको अगर 5 साल का वीज़ा मिल जाता है यूके का या यूएसए का, व्हाट इज़ दिस अगेन, इट्स अ फैसिलिटी टू यू कि आप 5 साल तक जा सकती हैं और वहाँ से वापस आ सकती हैं। स्टिल आई फील द सेम थिंग कि अगर यूई का किसी के पास है, जो मेरे पास खुद ये था, और मैंने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रहा था कि फैमिली वगैरह सब, और मेरी तरह मेरे ख्याल से बहुत से बिजनेसमैनों ने उस वक्त आदि मेमन लोगों ने अपनी फैमिलियों को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि जी को उठा के ले जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से एक बार इसको डिस्कस कर लिया जाए और इसको तमाम, तो ये चीज़ हो सकती है। इसमें एक दफ़ा क्लैरिटी आनी चाहिए। हमाद साहब, जिस तरह इश्तियाक बेग साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा से ये बात की कि इनके पास डुअल नेशनैलिटी है, अकामा है, लेकिन अब उनकी कैबिनेट में लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये स्टांस उनका पेश करना गलत था या नहीं? देखिए मेरे ख्याल अदील ने काफ़ी क्लियर कर दिया उस बात को कि अगर जो है जिसके पास ये प्रॉब्लम है वो उसको फेस करेगा और उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो एक बात इन्होंने की, बहुत अच्छी बात की, कि लोग बाहर से आते हैं, आखिर में ब्रीफकेस लेके चले जाते हैं, हमेशा से हम देखते हैं। लेकिन हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली मेरिट के ऊपर लोगों को नहीं लाया जाता, और जो जिन जगहों पे लोगों को बिठाया जाता है वो लेकिन हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम ये भी तो देखते हैं, चाहे बड़ी पोजीशन हो या छोटी पोजीशन हो, इररिलेवेंट लोग सामने आते हैं, मेरिट वाला बंदा सामने नहीं आता। और बाहर से अगर कोई आता है तो वो ज़रा ज़्यादा एक्सपोजर लेकर आता है, क्योंकि बाहर मेरिट की बुनियादों के ऊपर आपको एकोमोडेट किया जाता है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। देखिए बाहर से भी लोग आए, लेकिन वो मेरिट पे आए। ऐसा ना हो कि अपने लोगों को नवाजा ना जाए, और जो उसकी स्पेशलिटी रखते हैं उनको लाया जाए। तो फिर अगर आपको हायर करना पड़ता है, हायर करें और उनको देखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, उनका चेक इन बैलेंस होना चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए। ऐसा बहुत दफ़ा माजी में हुआ है कि लोग जो है वो वाकई में ब्रीफकेस लेके चले जाते हैं और दोबारा नज़र भी नहीं आते। तो ऐसा होना चाहिए कि बाहर से लोग आने चाहिए, लेकिन उनका चेक इन बैलेंस। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई स्कैम सामने नज़र नहीं आया। अगर हम इस पर्टिकुलर इशू को देखें कि अब तक कोई स्कैम नहीं आया, लेकिन बाहर से कुछ लोग सर्व करने के लिए ज़रूर आए, तो आपको क्या लगता है, क्या अभी तक तमाम तर मामला दुरुस्त चल रहे हैं अगर जो लोग बाहर से आके सर्व कर रहे हैं, या फिर अभी कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते आप उस पर? देखिए आवाम की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और है भी तहरीक इंसाफ से। जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि इनकी तरफ से करप्शन नज़र नहीं आए किसी भी चीज़ में, और अभी भी हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम हमारा जो वज़ीर आज़म है उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करेगा। इस मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने देखा है कि वो लॉयल नज़र आए। बाकी उनकी जो टीम है उसमें बहुत सारे लूप होल्स नज़र आए, लेकिन कोई करप्शन की ऐसी चीज़ हमारे सामने नज़र नहीं आएगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, करप्शन का कोई अभी स्कैम नज़र नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह दोनों मेहमानों का ये स्टांस है कि कहीं पे यूज़ भी हो सकती है, कहीं पे यूज़ नहीं भी हो सकती। मज़ीद हम बात करेंगे इस पर। अपोजिशन का जिस तरह मैंने स्टांस आपसे उस पर भी लेना था कि जो दोनों तमाम तर दो बड़ी जमातें हैं वो बिल्कुल सामने अगेंस्ट दिखाई दे रही हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये हलवा पार्टी है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं वो? देखिए ये तो चलता रहता है, इनको चलाना है, और ये सब चीज़ें जो है वो एक पॉलिटिकल चीज़ों का हिस्सा है और ये चलता रहेगा। मैं फिर यही कहूँगा कि जो इस वक्त कंडीशन है हमारी कंट्री की, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, 2-3 चीज़ें आपने अच्छी बताई हैं जो होने जा रही हैं, तो क्यों ना ये मिल के बैठ जाएँ, और अब ये टाइम नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, IMF के हवाले से आपका क्या स्टांस है? क्या IMF को देखते हुए जो हमने जितने अभी भी उनसे ग्रांट्स लिए हैं और फिर ऊपर से कोविड-19 की वजह से हमारी इकॉनमी जो है इतना उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमें तो थ्रेट है कि अभी IMF जो है कोई ना कोई और ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए ज़्यादातर जो है वो चीज़ें इस पर फोकस करने की हैं कि हम इनको किस तरह टैकल करते हैं। ठीक है, बिजली और गैस के हवाले से आपका क्या कहना है? क्या उस पर सब्सिडी कम होने के हवाले से आपको लगता है कि जेन्युइनली होगा इस तरह?
دیکھیں بجلی میں کے الیکٹرک تو اس کا فیلئر تو ہم اس پہ کافی ڈیبیٹ کر چکے ہیں, ہر جگہ پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر میرا خیال ہے سب ایک پیج پر ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, ہر کوئی اسی ایک پیج پر ہے, تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عدیل, بجلی اور گیس سبسڈی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں وہ اس پہ رسپونڈ کروں گا کہ جو اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, تو اس کی میں کم از کم مذمت کرتا ہوں. یہ میرے اوورسیز پاکستانی کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا جو پاسپورٹ ہولڈرس ہیں, جو باہر مطلب آبویسلی جب کوئی پاکستان جب کسی اچھی پوسٹ پہ کہیں دنیا میں کام کرنا ہوتا ہے تو پریفرنس دی جاتی ہے وہاں کے پاسپورٹ کو. تو لوگ رکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیز رکھتے ہیں پاسپورٹ اس لیے کہ وہاں وہ اچھی پوزیشنز پہ اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے. تو یہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک زیادتی ہے. باقی لائلٹی کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے پاکستانی جن کے پاس یہاں کے پاسپورٹس ہوتے ہیں اور وہ اس ملک میں رول کر کے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے, ان کی لائلٹی آپ کیسے کریں گے, اس کو کیسے گیج کریں گے؟ آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساری قیادت جو ہے, نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں, فرار ہوئے ہیں, جہانگیر ترین صاحب اپنا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا حمزہ شہباز کے بھائی جو ہیں سلمان شہباز صاحب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ان کی مشرف صاحب رول کر کے گئے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کسی پہ یہ لیبل کرنا کہ اوورسیز صرف جو ہے جو باہر سے آتے ہیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے وہ لائل نہیں ہے یا ان کی لائلٹی نہیں ہے, یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ایک سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو یہاں پہ کر کے جائیں, جس طرح سے دیکھیں یہ جو سارا شور ابھی یا اپوزیشن جو شور مچا رہی ہے ڈوئل نیشنلز پہ, تو یہ ایسٹس ڈکلیریشن جو ہے یہ قانونی طور پہ تو اس کی کوئی وہ نہیں تھی, ٹھیک ہے, کوئی قانون نہیں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو ڈکلیئر کریں. احسن اقبال صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا جو نیب آرڈیننس سیکشن 9 کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ملا ہے یہ قانون میں کہیں نہیں تھا, کہیں آبلیگیشن نہیں تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے ایس اے پی ایمز یا ایڈوائزرز کی اثاثے ڈکلیئر کروائیں یا ان کی نیشنلٹیز ڈکلیئر کروائیں. یہ پرائم منسٹر نے ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنے کے لیے جو ان کا وعدہ ہے عوام کے ساتھ وہ وعدہ پورا کیا ہے کہ صرف الیکٹڈ نہیں ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز بھی جو ہیں وہ اپنی ایسٹس اور باقی چیزیں ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے ایسے ہی سسٹمز آنے چاہیے کہ جو کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آیا کوئی اس حکومت میں آنے سے یا اپنی پوزیشن سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھا رہا, اس سے کوئی اس کو مس یوز آف پاور تو نہیں کر رہا. تو میرے خیال سے یہ ایک پرائم منسٹر کا بہت بولڈ, بڑا دلیر اور بڑا زبردست اسٹیپ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس پہ تنقید کریں اور اس کو کنٹروورشل کریں. یہ احسن اقبال صاحب کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ مجھے احسن اقبال صاحب پہ نیب کا وہ چل رہا ہے, تقریباً پاکستان میں سارے پولیٹیشینس پہ بھی چل رہا ہے, بہت سارے لوگوں پہ چل رہا ہے. مجھے نیب سے کوئی امید نہیں ہے. میں نیب کو ایک بہت ہی بیکار تھرڈ کلاس ادارہ سمجھتا ہوں اور 20 سال سے یہ قائم ہے یہ ادارہ. اور لیکن اپوزیشن جماعتیں تو کہتی ہیں کہ آپ اس کو ایز اے ٹول یوز کریں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اعتماد نہیں ہے نیب کے اوپر. جو کہتی ہیں یہ ابھی پیپلز پارٹی کی انہوں نے بھی بڑے سفید جھوٹ بولے کہ پیپلز پارٹی نے کسی پہ کوئی کیسز نہیں کیے, صاف جھوٹ آن ایئر بول رہے ہیں کہ کسی نے کوئی کیسز نہیں کیے. یہ نیب بنائی, اس کا جو وہ 18ویں ترمیم میں جو انہوں نے ڈرامہ کیا اس قوم کے ساتھ کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں مل کے نیب کا چیئرمین بنائیں گے, تو ماضی کے چیئرمین اٹھا کے دیکھ لیں. میں کہتا ہوں نیب کے جتنے آفیسرز ہیں یا جتنے چیئرمین رہے انہی کے ایسٹس آپ نکال کے دیکھ لیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ٹھیک ہے. یہ میری نیب سے کوئی وہ نہیں ہے, امید نہیں ہے کہ کسی کیس کو یہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے یا ریکوری کریں گے. باقی اللہ کرے, ہماری دعائیں کہ پاکستان میں یہ صحیح احتساب کر سکے. مسرت عدیل کہتے ہیں کہ ان کو امید نہیں ہے نیب سے. ان کو یہ جو نیب ہے یہ کیسز بھی انہوں نے کیے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ایک کیس بھی نہیں ہے نیب میں. اچھا, ابھی جو کیسز چل رہے ہیں ہمارا کوئی کیس نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ کیے ہیں, نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ کیا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب کی اور ان کی احسن اقبال صاحب, بلکہ نہیں وہ شاید خاقان عباسی صاحب کسی شو پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا وہ جو ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں ان کو نیب نے بری کر دیا رینٹل کیس میں, اور یہ جو ہے وہ نیب سے اس کا کون پوچھے گا, حکومت ذمہ دار ہے. ان کو کوئی بتائے کہ وہ راجہ رینٹل کا جو کیس تھا وہ
ख्वाजा आसिफ ने किया था, ठीक है, ये वो इस पे लेके गए थे उसको असेंबली में। मुसरत अदील के रिबटल में आप क्या कहेंगी? पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे किया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे किया। ठीक है, अदील का कहना यही है कि आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केसेस किए हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि आप लोगों ने नहीं किए, लेकिन ये तो रिकॉर्ड मौजूद है। एक अलवीना, एक चीज का तो मैं अपने भाई को चाहूंगी जवाब देना कि उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा हमारे जो ना जो दौरे हुकूमत में कोई करप्शन नहीं हो रही। तो मैं अपने भाई से एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या BRT हेलीकॉप्टर तो क्या आप कर रहे हैं क्या करप्शन? ये हमाद का स्टेटमेंट था ये। नहीं मैं चले नहीं, हमाद का है बिल्कुल, चले ठीक है, लेकिन मैं PTI से ताजिर रहनुमा की हैसियत से उन्होंने अपना ये तज्जिया पेश उन्होंने करते हुए कहा, कहा। चले ठीक है जी, उन्होंने तज्जिया पेश किया, बिल्कुल किया, लेकिन क्या BRT हेलीकॉप्टर, चीनी, आटा, पेट्रोल, Coming back, let's come to the point. मुसरत, यही मसला है ना, पॉइंट से निकल जाते हैं, ट्रैक से आउट हो जाते हैं हम लोग। दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर। नैब जो एहसन इकबाल साहब है, नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 9 के मुताबिक उनके ऊपर, उनके खिलाफ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से, नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगी आप? क्या वो नया दर्द सर है उनके लिए? देखिए, उसने अगर कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर दिया है लेटर, तो यकीन उस गरीब को भी किसी न किसी चीज में फंसाया जाएगा। तो ये इनका वतीरा है कि अपोजिशन के लोगों को किसी न किसी तरीके से ये ब्लैकमेल करने का तजर्बा भी रखते हैं और ब्लैकमेल करना भी जानते हैं। तो ये पहले तो जो है ना, इनके अपने ही जो वज़रा इनसे कहते हैं कि जैसे ड्यूल नेशनल पे फवाद चौधरी ने भी कह दिया है कि जो ड्यूल नेशनल रखने वाले हैं वो पार्लियामान के रुकन नहीं हो सकते। तो इस पे इमरान खान, लेकिन एडवाइजर तो हो सकते हैं ना, एडवाइजर तो हो सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के रुकन नहीं हो सके, तो इसमें एडवाइजर हो। इनमें बहुत तो इतने अच्छे लोग क्या हमारे पास मौजूद नहीं थे? जुल्फी बुखारी बहुत ज्यादा काबिल है कि हमारे मुल्क में नहीं थे। उनके पास क्या है, यानी कि माजरत के साथ आप लोगों ने, माजरत के साथ जब आप लोगों को वक्त मिला, मुसरत साहिबा, क्या आप लोगों ने मेरिट वाले लोगों को आगे आने दिया? अभी तक नहीं, कोई बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मेरिट वाला जो बंदा डिजर्विंग है उसको पोजीशन मिलती ही नहीं है इस मुल्क में, उसको बाहर जाना पड़ता है, फिर बाहर उसको वो इज्जत और वो मकाम मिलता है, तो फिर उसके बाद जब वो वापस इधर आता है अपने मुल्क में तो उसको लोग पूछते हैं। नहीं, लोग पूछते ये तरीका कार है बस अपने आप को प्रूफ करने का, बाहर जाओ, बाहर से वापस आओ। वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है। यहाँ पे इश्तियाक बेग साहब का भी स्टांस लूंगी। इश्तियाक बेग साहब, क्या कहेंगे आप? मुसरत न्याजी साहिबा कह रही हैं कि हमने कोई केसेस एक दूसरे के ऊपर नहीं किए, तो फिर ये केसेस कैसे हुए? तमाम तर केसेस तो पहले के हैं। हाँ अलविना, एक तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ वो पाकिस्तानी हैं जो बेचारे बाहर काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और हर साल पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर्स जो हैं रेमिटेंसेस आती हैं। उनके लिए मैं बहुत एहतराम है उनके लिए। मैं ड्यूल नेशनल्स की बात की थी। ड्यूल नेशनल्स वो हैं जिनके पास एक से ज़्यादा नेशनलिटी होती है, मतलब, तो उनकी मैंने बात की थी। दूसरी बात ये हो रही है कि मेरे भाई कह रहे थे कि हमारी हुकूमत में कोई केसेस नहीं बनाए गए। फकाना बासी साहब को अरेस्ट किया गया, वो आप लोगों की हुकूमत में किया। मितवा साहब जो थे माशाल्लाह कराची के एक अच्छे बिजनेसमैन, उनको अरेस्ट किया गया, वो भी आपकी हुकूमत में किया। लेकिन वो जो केसेस आए वो खत्म भी तो हो गए ना, जिस तरह वो एफी ड्रिंक केस हनीफ अब्बासी साहब का। खत्म नहीं हुए, वो उनकी जमानतें हो गई हैं, वो चल रहे हैं। देखिए, हो ये नहीं रहा है, किसी ने अगर करप्शन की है आप उसको अरेस्ट करें, केस चलाएं, रिकवर करें आप, मगर एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ उसको 1-1 साल 10-10 महीने आप उसको जेल में डाल रहे हैं और रेफरेंसेस फाइल आप नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इस चीज़ के लिए हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप जिन लोगों ने की, अब देखिए आप जिनका वन लाइनर दे दीजिए, वी आर आउट ऑफ टाइम, के एहसन इकबाल साहब के केस के हवाले से। इकबाल साहब ने ये कहा है कि अगर एक पैसे के भी करप्शन साबित हो तो मैं हमेशा के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं उन्हें जानता हूँ, वो इस तरह के आदमी नहीं है। उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, CPAC की जो कमेटी थी उसको हेड किया। ठीक है, मेरे ख्याल से इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, वन लाइनर क्विकली दे दीजिए। मैं फिर वही कहूँगा कि इस वक्त जो कंडीशंस हैं, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि तहम्मुल से हम काम करें और ये सब चीज़ों से हम बाहर निकलें। मैं बस मेरी तरफ से तो यही है कि कोविड से हम बाहर निकलें, हमें एक पॉजिटिव देके चलना चाहिए और उनको एक जगह पे आके बैठना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी जल्दी से वाइंड अप कर दीजिए, खत्म हो मैं गया। इस चीज़ पे वैसे ही एग्री करता हूँ कि नैब की परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन और जो इन्वेस्टिगेशन है ये इसका अमल तेज़ होना चाहिए और बजाय सालों सालों लैंग्वेज करने के केसेस उसको जल्दी होना चाहिए, जो कि नैब की परफॉर्मेंस को बेहतर होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो ठीक है, उन्होंने बात की कि अदील वी आर आउट ऑफ टाइम, मुफ्ता साहब को किया अरेस्ट, उनको अरेस्ट जरूर हो रहे हैं, केसेस ये पुराने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।